हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी कानों में कंगना। कानों में कंगना जो कि राजा राधिका रमण प्रसाद जी की प्रमुख कहानी है। तो कहानी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो ये जो कहानी है वो सब सर्वप्रथम 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह कहानी नायक नरेंद्र अपनी आपबीती लिख रहा है और यह एक आत्मकथात्मक कहानी है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं किरण और नरेंद्र। नरेंद्र किरण का पति है और योगीश्वर हैं जो कि नरेंद्र के गुरु हैं। साथ ही में कुछ गौड़ पात्र हैं जिसमें जूही जो नरेंद्र के घर की नौकरानी है, किन्नरी इस कहानी की खलनायिका है और मोहन जो कि नरेंद्र का पहचान वाला होता है। और इस कहानी को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। उसके कानों में चंचल लटको हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना। सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ हाँ, तब कहाँ पहनूं। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे बन के फूलों का भोलापन समझो, चमन के फूलों की भंगी नहीं। मतलब जो किरण है उसे कैसा समझो, भोरी। भोरी मतलब भोली। और विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने वाल की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। बन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जग द्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधान से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यहाँ पर किरण की जो सुंदरता है उसकी जो व्याख्या है और उसकी जो प्रकृति के माध्यम से की जा रही है, प्रकृति से जोड़कर की जा रही है, किरण के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, इस कहानी की जो भाषा है वो अत्यंत अलंकारिक और थोड़ी क्लिष्ट भाषा है और इस कहानी में प्रकृति की खूबसूरती और सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, ये याद रखना है, मतलब पंक्तियाँ कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं, तो हम इनको ध्यान में रखेंगे। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थीं। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। यहाँ पर प्रकृति के साथ साथ किरण की भी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे जो लेखक हैं वो लिखते हैं कि मैं रसाल की डोरी थामकर पास ही खड़ा था और बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला या नूरजहां ने अंचल के कबूतर को उड़ाकर साझा के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से कि जब माखन चुराने वालों ने। तो आगे क्या है कि फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े।
आगे पढ़ेंगे कि किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के ठिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसा बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों के कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। ये वाला महत्वपूर्ण है काफ़ी, ये जो पंक्ति है कि गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। तो जो लेखक है वो लिख रहा है कि मैंने जब ऐसे किरण को देखा, वह जो कंगन है वो कानों में पहने हुए है। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मैं चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। तो जो नरेंद्र थे वही हैं कथावाचक और वही इस कहानी का जिक्र कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि ऐसे जब किरण कानों में कंगन पहने हुई थी तो मैंने वो कंगन उसको हाथ में पहनाना शुरू किया, और किरण से कहता है नरेंद्र कि मैं ये जो क्षण है इसको कभी नहीं भूलूंगा। और वो कंगन पहनाकर किरण को योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्या होता है। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की क्या जिक्र आया है? हरिचंदन, हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनो पवन का सानी कहीं बन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया नहीं मिल सकती। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं के परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रश्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उस पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश, यहाँ पर कौन से स्थान का जिक्र आया है? ऋषिकेश का। तो ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। मतलब जो ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन होता है, और वह सुंदर नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, बरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, बरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व में दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण।
इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। देखिए इस पैराग्राफ में जो ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है और उसी वन की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। और वहीं पर आगे पढ़ेंगे कि उस वन में एक कुटी बनाकर जो है एक योगीश्वर रहा करते थे। योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मलोक के अनंत शांति में लिपटी थी और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। मतलब उस वन में एक कुटी है जिसमें योगीश्वर रहते हैं, साथ ही वह बालिका मतलब किरण भी वहीं रहती है और वह लौकिक मायावत जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति में इस जटिल मृत्य राज्य में खींच लाता था। ये जो सारी बात हैं वो लेखक लिख रहे हैं। तो आगे क्या लिखते हैं वो कि कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। मतलब वो जो लेखक हैं वो योगीश्वर के वन में आते जाते थे क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि वहाँ जाकर अपने सब धर्म ग्रंथ पढ़ डालो। और योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे और जो उनके पिता हैं और जो योगीश्वर हैं वो बचपन से ही साथ ही रहे थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। तो जो किरण है वो किसकी बेटी है? योगीश्वर की। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिया, लेकिन जो कंगन है वो किरण उठा ले गई थी। कुछ सामान था जो नरेंद्र के पिताजी ने दिया था कि योगीश्वर को दे देना, उसमें सोने के कंगन भी दिए गए थे, लेकिन योगीश्वर ने जो सारा सामान है वो लौटा दिया, लेकिन किरण जो 2 कंगन उठाकर ले गई। क्या वह सचमुच चुप रह गए? वह क्या सचमुच चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर अपनी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते हुए उठ खड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। यानी कि जब दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया तो योगीश्वर है ना वो किरण को बैठे कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन योगीश्वर ने क्या किया, नरेंद्र को बुलाकर किरण का हाथ नरेंद्र के हाथ में देकर कहा कि अब किरण तुम्हारे हवाले है, और वो वहाँ से चले गए। आगे क्या होता है कि सन्नाटा छा गया। बनवायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इन बनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकचाल में बांधने चले? आगे थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं क्या होता है कि कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थिर विवर नहीं फोड़ सकती। ये उद्धरण परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ककड़ी जल में जाकर कोई स्थिर विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग होकर उस छिद्र की नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों,
फिर संसार ही देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। 2 क्षण के यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। मतलब नरेंद्र सोचते हैं कि जो किरण आज़ाद रही है, अब वह बंधन पास में फंस रही है और नरेंद्र के ऊपर किरण का जो है वो सब भार आ गया है और अब नरेंद्र किरण की जिम्मेदारी को उठाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं कि जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोरी हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। तो क्या होता है, जो नरेंद्र है वो किरण से शादी कर लेता है। फिर आगे पढ़ते हैं, जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं झटपट अपना प्रेम चीत्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। तो जो जूही है वो कौन है? जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी है और अगर उसे कुछ भिजवाना होता चिट्ठी वगैरह तो वो जूही के हाथ में देकर किरण तक भिजवा देता था, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता और वह बाजार से जाकर उस किरण के लिए चूड़ियाँ भी खरीद के लाता है। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थीं। अब अंतर प्रश्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। तो पहला स्थल था वो था ऋषिकेश, यहाँ दूसरे स्थल का जिक्र हो रहा है मुरादाबाद। वो कहाँ पर रहते हैं नरेंद्र और किरण? मुरादाबाद में। एक दिन मोहन कौन है? जो नरेंद्र का जानने वाला है, उसका दोस्त है। तो एक दिन मोहन के यहाँ वह नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी की आंखें मिली क्या लीन हो गईं और नाच देखने जाता है। वहीं पे जो नरेंद्र है वो किन्नरी के प्रति आकर्षित हो जाता है। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नसासी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बापा दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी के पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, क्योंकि ज्यों ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। पाँच महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती?
जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। तो जो नरेंद्र है वो किन्नरी की ओर आकर्षित हो जाता है और उसके लिए सारी चीज़ें जैसे कि जैकेट, मोतियों का हार, माला, बनारसी साड़ी, ये सब वो किन्नरी को जा जा कर लेता है। लेकिन जो बेचारी किरण है वो कुछ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन भी किया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। मतलब एक दिन क्या होता है, ये सब किरण को पता चल जाता है और जो किरण है वो पछाड़ खाकर गिर जाती है। आगे पढ़ते हैं। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोबल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किसी दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र करके उसके चरणों पर लौटता। मतलब एक दिन वह किन्नरी के पास जाता है रात को, उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो किन्नरी उससे मिलने के लिए मना कर देती है। तो किरण सॉरी तो जो नरेंद्र है वो निराश होता है और वह घर जाकर आता है और जूही को पुकारता है कि जूही, अगर किरण के पास कुछ बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। नरेंद्र ने सारा सामान किरण से लेकर किन्नरी पर लुटा दिया था और अब जब उसके पास देने को कुछ नहीं था तो किन्नरी उससे मिलने को जब मना करती है, वह वापस निराश होकर घर पे आता है और वह अपनी नौकरानी जूही से कहता है कि जाओ, अगर किरण के पास कुछ सामान और बचा हो तो वो मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चीत्कार ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चीत्कार ले चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। तो जब क्या होता है, नरेंद्र आता है तो उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता है। सब संदूक झांक डालता है, लेकिन सब जगह मकड़ी के छाले। श्रृंगार बॉक्स में भी एक छिपकली थी, तो वह एकदम किरण पर झपट पड़ता है। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है। मतलब जो किरण है वो बिस्तर पर लेटी हुई है असहाय, लेकिन नरेंद्र को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वो किरण से गहना मांग रहा है। आगे क्या होता है। हाँ छीड़, कंठ की काकली थी, कहाँ है, अभी दे दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों में कंगना। तो जो किरण थी कानों में कंगना पहनी हुई थी और वो धीरे से सर से घूंघट सरका कर कहती है कि वही कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई। क्या इतने ही के लिए अब वह ठहरी थी। और इतना बोलते ही जो किरण है उसके प्राण निकल जाते हैं। आगे क्या होता है कि आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे।
मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। आगे वाला जो उद्धरण है, इसमें जो नरेंद्र हैं उनका पश्चाताप व्यक्त हुआ है और ये उद्धरण एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं इसको कि नशा चढ़ा, नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने इस कहानी को कंप्लीट लाइन बाई लाइन कवर किया है। साथ ही इससे परीक्षा में जो भी उद्धरण और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं उनको भी हमने हाईलाइट किया है। अगली वीडियो में हम कुछ अन्य कहानियों पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।